जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 29 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। गाइज, ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी लेवल पर पूरी न्यूज को जो है वो कवर अप करते हैं डिटेल में। और अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस यूपीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारे ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस कोर्स के अंदर पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है आपकी सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने की। और ये दिए गए नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, राइट। फिर इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम के पेज को भी आप फॉलो जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको अपडेट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं वेरियस एग्जामिनेशन की, और काफी सारे स्टडी मटेरियल, कंटेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये सब हमारे टॉपिक्स है आज के, जिनको डिटेल में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि भैया देखो, काफी सतर्क हो जाओ। अभी मौसम बहुत खराब जो है वो चल रहा है और इस समय वायरल की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है, और उसका शिकार अभी मैं भी बन गया हूँ। शायद हो सकता है आपको थोड़ी आवाज में समझ में आ रहा हो। अभी तो फिर भी रेस्ट करने के बाद मैं ये लेक्चर जो है अपलोड कर रहा हूँ, नहीं तो फीवर वगैरह आ गया है और सर्दी वगैरह हो गई है तो बड़ी बुरी स्थिति है। अभी तो कल तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, इतना पेन हो रहा था गले में। तो आप भी बच के रहो, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी आपकी हेल्थ खराब होती है तो आप अपना 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाते हो, तो ये बड़ा इशू होता है। और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी रहना, अवॉइड करना बाहर की चीजों को, स्पेशली इस समय पर बाहर जाना अवॉइड करना, क्योंकि भीगोगे तो हो सकता है कि सर्दी वगैरह जो है वो लग जाए। क्योंकि जब हेल्थ आपकी डाउन रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ाई जो है वो नहीं कर पाओगे, आपका थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को हेल्दी रहो, राइट। अब मैं तो चपेट में आ गया, क्योंकि हम लोग को अलग अलग जगह जाना पड़ता है वेरियस मीटिंग्स के लिए, काफी सारी चीजों के लिए। अभी मैं परसों जो था, मैं वहां पे था बोर्ड ऑफिस में। बोर्ड ऑफिस मतलब वहां पर अधिकारी जो होते हैं उनका एक गेस्ट हाउस रहता है, तो मैं वहां पे गया हुआ था अधिकारियों से मिलने। हमारे कुछ परिचित हैं, मित्र हैं, तो उनके पास हम गए थे। तो जब वहां से वापस आ रहा था तो बारिश वगैरह जो है वो हो गई थी। हालांकि कार से था मैं, बट फिर भी क्या होता है कि पार्किंग तक जाना और आना उसी में ही, मुझे लगता है कि उसी में ही थोड़ी तबीयत जो है वो खराब हुई। तो आप भी थोड़ा बच के रहें कि ऐसे तबीयत जो है वो खराब नहीं करनी है, हेल्थ पर जो है वो ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए, ये वार्निंग तो हो गई, अब हम लोग मेन काम की बात करें। तो बात हो रही है यहाँ पर हुमायूं के मकबरे की। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे हुमायूं टॉम के ऊपर। आपको पता है कि हुमायूं जो है उसको मकबरों का बेसिकली जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे, या टॉम क्रिएटर उसको कहते हैं, राइट, कि मकबरे बनाने वाला। तो पहली बार मकबरे बनाने की शुरुआत भारत के अंदर जो है वो हुमायूं के द्वारा की गई थी, वो भी बहुत ही लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर। तो उसको बड़ा पसंद था मकबरे बनवाना, हुमायूं को। और आपको पता होगा हुमायूं की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था। शेर शाह सूरी जो है उसने हरा दिया था हुमायूं को, और मुगल एम्पायर खत्म हो गया था, पता है आपको। मुगल एम्पायर का जो है वो एंड हो गया था। बाबर, हुमायूं के बाद मुगल एम्पायर का एंड हुआ। फिर दोबारा से मुगल एम्पायर जो है वो शुरू होता है, जब सूर डायनेस्टी को जो है वो खत्म किया हुमायूं ने आकर। तो ये एक चीजें हैं, अक्सर लोगों से जब पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं कि बाबर से लेकर बिल्कुल ब्रिटिश राज तक जो है वो मुगल एम्पायर चलता रहा। नहीं, ऐसा नहीं था। मुगल एम्पायर तो बाबर के बाद हुमायूं आता है उसी में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हुमायूं की बहुत हालत जो है वो खराब हुई थी। गुजरात और बंगाल के बीच में उसको सिर्फ दौड़ाया जाता था, उसकी हालत खराब कर दी जाती थी, फंस गया था वो चंगुल में एडमिनिस्ट्रेटर्स के। तो हमें देखने को मिला था कि फिर बाद में उसने अपने आप को जो है वो ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद अपनी स्किल्स डेवलप करने के बाद वापस आकर इंडिया पर कब्जा जो है वो उसने कर लिया। तो ये कहानी होती है कि जब जब आप गिरते हो तब तब आपको जो है वो उठने के लिए स्किल्स पर अपने काम करना जरूरी है। अगर आपने स्किल्स पर काम कर लिया आपने उठने के लिए, तो गेम आपका, जीत आपको आपकी होगी। तो न्यूज में यह है कि हुमायूं टॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम, इसका उद्घाटन हुआ है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हुमायूं के मकबरे विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, और मुगल विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी कि दिल्ली में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये हुमायूं का म्यूजियम जो है वो ओपन हो गया है, जो कि हुमायूं की लाइफ के बारे में, उसकी लेगेसी यानी कि उसकी विरासत के बारे में जो है वो बताया जाएगा।
ये दूसरा मुगल शासक है, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। और पहला मेजर गार्डन टॉम भी हम लोग को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। और मुगल्स आर्किटेक्चर जो है उसकी जानकारी जो है वो देता है ये मकबरे, हुमायूं के मकबरे। और बहुत हुमायूं का मकबरा भी है, और हुमायूं ने बहुत सारे मकबरे भी बनवाए थे। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करते हैं म्यूजियम के बारे में स्पेशली। तो म्यूजियम जो है वो डिजाइन किया गया है, ये बाउली स्टेप वेल के स्टाइल के ऊपर है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा लिख लेना, ये स्टेट पीएससी पूछ सकती है कि जो अभी हुमायूं का जो म्यूजियम तैयार किया गया है हुमायूं टॉम का, तो ये बाउली बाउली यानी कि स्टेप वेल जो हम लोग को देखने को मिलता है, बावड़ी जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, तो उसी की ही शैली पर है, उसी के ही स्टाइल पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और डिजाइन इंश्योर करता है कि म्यूजियम जो है वो उसके आसपास की हेरिटेज साइट को जो है वो दर्शाए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। म्यूजियम के अंदर हम लोग को 100 सीटों का ऑडिटोरियम भी देखने को मिलता है, जहां पर बहुत सारे इवेंट्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ गैलरीज है जहां पर फोटोज वगैरह लगी हुई हैं, राइट। और कैफेज भी हैं, मीटिंग रूम्स भी हैं, विजिटर्स को एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस जो है वो देने के लिए। एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी है जो कि सपोर्ट करेगी रिसर्च मुगल हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। फिर एजुकेशन और टूरिस्ट वैल्यू भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि विजिटर्स को एजुकेट करना हुमायूं की लाइफ के बारे में और मुगल एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में जो है वो एक आप कह सकते हो कि ब्रॉडर आइडिया जो है वो प्रोवाइड कराना विजिटर्स को। डिटेल नैरेटिव्स पर फोकस करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये अट्रैक्ट करेगा, इन्फॉर्म करेगा टूरिस्ट को, और टूरिस्ट को ज्यादा हेरिटेज साइट के बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी। तो इसमें 3 चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिली म्यूजियम के ओवरव्यू के बारे में, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, तो बावड़ी हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है। इसमें बहुत सारी फोटोज वगैरह लगी हैं, कैफे है, ये है, वो है, राइट, लाइब्रेरी वगैरह। और एक और हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक रूम जो है वो दिया हुआ है रिसर्च जो है वो करने के पर्पस के लिए, राइट। तो ये सब चीजें भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो अनोखी कलाकृतियां, यूनिक आर्टिफैक्ट्स इसमें हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, काफी सारी कलाकृतियां हैं, राइट। फिर एक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं काफी सारी चीजें यहाँ पर आसपास रखी हुई है। नाशपाती के आकार का पानी का जहाज हम लोग को देखने को मिल रहा है, और जिसको तैयार किया है जौहर अफ्ता बची के द्वारा जो है उसको तैयार किया गया है, जिसने बताया जा रहा है कि हुमायूं की जीवनी जो है, हुमायूं की बायोग्राफी जो है वो लिखी है, राइट। तो इनका नाम थोड़ा सा लिख सकते हो आप, जौहर अफ्ताबची, हुमायूं की बायोग्राफी लिखने का क्रेडिट जो है वो इनको जाता है। फिर इसके अलावा फारसी में अपनी यात्रा के दौरान हुमायूं द्वारा इस्तेमाल किया गया एक बहुत ही यूनिक विशिष्ट हेलमेट भी प्रदर्शित किया गया है, जहां यह भोजन की कमी के बीच खाना पकाने के बर्तन के रूप में उपयोग में लाया जाता था। तो सोचो हेलमेट्स भी जो थे वो बेसिकली खाना पकाने के उपयोग में जो है वो यूज कर लिए जाते थे। फिर मुगल के कॉइन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और सिंहासन हम लोग को देखने को मिलता है। ये म्यूजियम जो है यहाँ पर हम लोग को काफी सारे कॉइन्स देखने को मिले हैं, जो 18 मुगल शासक जो हम लोग को देखने को मिले थे उनके काल के जो है वो कॉइन्स हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुगल की करेंसी में इवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिला, मुगल मुद्रा मुद्रा का विकास जो है वो कैसे हुआ, इस चीज को दर्शा रहा है। कॉइन्स हम लोग को, सिक्के हम लोग को अकबर के समय पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अल्लाह भी लिखा है, राम भी लिखा है, राइट। जहांगीर के जो सिक्के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनकी हाई वैल्यू के लिए वो जाने जाते हैं। बहादुर शाह जफर के द्वारा जो कॉइन्स जो है वो लाए गए थे, वो बेसिकली काफी रेयर हम लोग को, दुर्लभ हम लोग को देखने को मिले थे। बहादुर शाह जफर का सिंहासन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो लास्ट मुगल एम्परर हम लोग को देखने को मिला था। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो गैलरी है, यहाँ पर फोटोज वगैरह है, जहां पर एम्परर रेस्ट करते थे, राइट। जो शासक थे वो रेस्ट करते थे, वो सब एरियाज भी जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। हुमायूं के ट्रेवल्स की स्टोरीज, हुमायूं का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उसका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, रीडिंग में इंटरेस्ट, उसके कंट्रीब्यूशन आर्ट और आर्किटेक्चर में, राइट, कला और वास्तुकला में उसके कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें म्यूजियम के अंदर है। एक और गैलरी हम लोग को देखने को मिल रही है, आइकन्स ऑफ अ सेक्रेड लैंडस्केप। तो ये हाईलाइट जो है वो करती है कि जो निजामुद्दीन का एरिया जो है 14 सेंचुरी का, ये एरा होना चाहिए, निजामुद्दीन एरा इन 14 सेंचुरी। तो इसमें सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, पोएट अमीर खुसरो देहलवी, रहीम जो एक पोएट और कमांडर इन चीफ थे अकबर की आर्मी के, दारा शुको, ये जो है वो बताया जाता है कि उपनिषद को इन्होंने पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट किया था। तो ये फैक्ट लिख लेना थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दारा शिको उपनिषद को पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट किया।
रहीम जो है वो एक कवि थे, कमांडर इन चीफ थे अकबर की आर्मी के अंदर, राइट? तो ये 2 चीज़ें तो लिख ही लो आप। तो क्या है ये कि ये इन सब चीज़ों की भी फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग को, यानी कि इन लोगों की फ़ोटोज़ देखने को मिल रही है इस म्यूज़ियम के अंदर। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो आप जानते ही हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है कि जितनी भी हमारी देश में जो हेरिटेज है, राइट? जो हम लोग को देखने को मिलता है कि विरासत स्थल हम लोग को साइट्स देखने को मिलती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? और ये हुमायूं का जो म्यूज़ियम है, टॉम म्यूज़ियम, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो एएसआई के पास ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि एएसआई इसको रिस्टोर करने पर भी काम करती है कि कुछ हेरिटेज साइट टूट गई है तो उसको दोबारा से बनवाना, ठीक करना, उसको ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो लाने की कोशिश करना, राइट? और हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी 1993 में, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एएसआई और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये 2 इंस्टीट्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि इस साइट को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हुमायूं जो था वो एल्डेस्ट सन था, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हम लोग को देखने को मिला था। जैसे ही वो गद्दी पर आकर बैठा था तो उसने बहुत सारी परेशानियां फेस करी उसने। एक्चुअली उसकी सबसे बड़ी गलती ये बताया जाता है कि उसने अपने एम्पायर को जो है वो अपने भाइयों के बीच में जो है वो डिवाइड कर दिया था। और जब भी आप अपने बेसिकली एम्पायर को डिवाइड करते हो तो जहां पर भी आपने डिवाइड किया, जहां डिवीजन आया वहां पर एंड पक्का रहता है। ये बात आप हमेशा देख लेना, कहीं पर भी, मतलब हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप देखोगे कि एम्पायर जहां डिवाइड होगा वहां एम्पायर खत्म होगा। तो हुआ यही कि हुमायूं ने बहुत चैलेंजेस फेस किए, उसके भाई ही उसके अगेंस्ट जो है वो हो गए थे। बैटल ऑफ चुन्नार, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, राइट? शेरशाह सूरी जो था, जो पहले बाबर की आर्मी में रहा वो हुआ करता था, उसने बहुत सीखा बाबर की आर्मी से। फिर बंगाल में अपनी स्थिति जो है वो मजबूत बनाई, जिसकी बिल्कुल भी खबर जो है वो नहीं थी हुमायूं को। धीरे-धीरे करके इसने अपने आप को बड़ा किया शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं के अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो गया। और जब ये हुमायूं के अगेंस्ट दिल्ली जीतने के लिए खड़ा हुआ, तो इसने स्ट्रैटेजी जो है वो चल ली। गुजरात के अंदर भी हम लोग को जो है वो एक देखने को मिलता था, एक शासक हुआ करता था। अगर मैं गलत नहीं तो शायद बंदा बहादुर था क्या? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक बार इसको क्रॉस चेक जो है वो कर लेना, हिस्ट्री का है, फैक्चुअल चीज़। गुजरात के शासक ने जो है वो उसको चैलेंज किया, ये पहुँचा वहाँ पर इसने अपने भाई को फिर से रीइंस्टॉल कर दिया। जैसे ही ये बंगाल की तरफ निकलता है, क्योंकि आगरा के पास जो है वो आ गया था, शेरशाह सूरी आगरा को कब्जा करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो ये जैसे ही आगरा की तरफ भागता है, शेरशाह सूरी ने इन्फॉर्म कर दिया गुजरात के शासक को कि चलो, हुमायूं मेरी तरफ आ रहा है, एक काम करो तुम दोबारा से गुजरात पे कब्जा कर लो। तो उसने दोबारा से गुजरात पे जैसे ही कब्जा किया, जैसे ही खबर मिलती है, फिर वो वापस गुजरात की तरफ दौड़ता है हुमायूं। तो यानी कि उसका पूरा, जो ये मान के चलो कि जो कंफ्यूजन में रहो बीत गई थी कि मैं किसको बचाऊं, गुजरात बचाऊं, आगरा बचाऊं, क्या करूं। तो जब ये इस कंफ्यूजन में था उस समय शेरशाह सूरी ने चाल चल दी और दौड़ा दौड़ा के मारा हुमायूं को और भगा दिया हुमायूं को, देश निकाला करवा दिया, यानी कि इतनी बुरी स्थिति कर दी। फिर हुमायूं ने अपने आप को जो है मजबूत बनाया। कैसे मजबूत बनाया? उसने एक संत थे, उनकी बेटी से जो है वो शादी कर दी। अब देखो यार, संत, गुरु, महात्मा जो लोग जो होते हैं, उनके पास तो सभी आते हैं, पॉलिटिशियन से लेकर गरीब तक, उनका पाव पड़ता है, तो उसके पास होता है सबसे बड़ा क्राउड। तो इसने क्या किया, और मेरे ख्याल से वो अकबर ही था उनका लास्ट नेम, इसलिए हुमायूं ने अपने बेटे का नाम जो है वो अकबर रखा था। एक बार चेक करना उसको, आप पता लगेगा आपको कि ये सब चीजें जनरल स्टडीज में पढ़ाई जाती हैं। वो मैं आपको इन जनरल अभी ऐसे ही जो है वो यहाँ पर बता रहा हूँ, बट जीएस के अंदर डिटेल में पूरी चीज हम लोग जो है वो कवर अप कराते हैं। तो हुआ ये कि हुमायूं जो है उसने अपनी, मतलब मजबूत किया, अपने पास लोगों को बनाना शुरू किया, कॉन्टेक्ट्स बनाना शुरू किया। और जैसे ही उसको समझ में आया कि हाँ, अब दिल्ली के अंदर थोड़ा सा क्राइसिस जो है वो चल रहा है, गद्दी को लेकर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, राइट? सिंहासन को लेकर युद्ध जो है वो चल रहा है। तो उस समय हुमायूं ने सोचा कि ये बहुत सही समय है अटैक करने का दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली पर ऑलरेडी टेंशन चल रही है और इस टेंशन के बीच में अगर अटैक कर देंगे तो जीत अपनी होगी। तो हुमायूं ने जाकर जो है वो अटैक किया दिल्ली पर, और दिल्ली पर अपना कब्जा जो है वो कर लिया। बट शेरशाह सूरी को हुमायूं जो है वो मार नहीं पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये यही थी, क्योंकि हुमायूं के आने से पहले शेरशाह सूरी की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे की जो है वो चर्चा करते हैं हम लोग। अगर मैं गलत नहीं तो शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी 1545 में। आगे की जो है वो चर्चा करते हैं।
तो यहाँ पर देखो 15 साल तक ये इसका जो है वो देश निकाला हुआ निर्वासन, देश निकाला भी नहीं करो, भगा दिया इसको, हट निकलो बाहर। फिर हुमायूं जो है उसने हमीदा बानू बेगम के साथ शादी करी और उनका अकबर नाम का पुत्र होता है। हमीदा बानू बेगम वही है जिनकी स्टोरी मैं आपको बता रहा था कि इनके पिताजी एक संत थे। फिर इसके अलावा पर्शिया के एक शाह के सपोर्ट के साथ हुमायूं ने जो है वो कांधार और काबुल के एरिया पर अपना कब्जा जो है वो कर लिया और अपने रूल को जो है वो रीस्टैब्लिश कर दिया। फिर हुमायूं जो है उसने पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस जो है उसको यहाँ पर शामिल करी इंडिया के अंदर। पर्शियन आर्ट और कल्चर जो है ये लेकर आए क्योंकि वहां से ये काफी प्रभावित था। प्रभावित क्या बोले यार, अब वहां के लोग जो है वो जब यहाँ पे आएंगे तो हुमायूं को उन लोगों के लिए भी करना पड़ेगा जिन लोगों ने आपको गद्दी पर जो है बिठाया है, उनके लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। इसे दीन पनाह, ये लिख लेना आप, दीन पनाह जो है उसका फाउंडेशन किया इसने। हुमायूं मकबरे का जो है वो कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्रिएट किया मुगल पेंटिंग्स में भी, क्योंकि पर्शियन आर्टिस्ट को रही इंडिया में लेकर आ गया था अपने साथ। फिर इनकी जो बहन है गुलबदम बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा जो है वो लिखी है और मेरे ख्याल से गुलबदन बेगम ही है शायद जिन्होंने हुमायूं का मकबरा जो है वो तैयार किया है, बनाया है। तो इसको एक बार वो कर लीजिएगा, मतलब हुमायूं को जो आखिरी जो राइट्स होता है ना वो देते हैं और दफनाते हैं, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा ही किया गया था। एक बार इसको कंफर्म कर लेना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। वैसे जनरल स्टडीज पर पकड़ अच्छी बना के रखो क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और देखो जीएस के ही टॉपिक्स करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं और वो चीज करने के लिए आप हमारे पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करो। बहुत इजी सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसी आपकी तैयारी करवाई जाएगी कि आपको मजा आ जाएगा। बस आपको फिर तैयारी करने के बाद बस अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहना है। आगे की चर्चा करते हैं। अब जो टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 15,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, जहां पर उसकी कैपिटल सिटी अमरावती जो है वो डेवलप की जाएगी। फिर ये अनाउंसमेंट जो है ये एकदम से अमरावती को लेकर जो आया है, इस घोषणा के बाद एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थल अमरावती में एक बार फिर से जो है वो रुचि उत्पन्न हो गई है, जिसे समकालीन समय में व्यापक मान्यता नहीं मिली थी, यानी कि उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। अब दोबारा से अमरावती को रिकॉग्नाइज है वो किया जा रहा है दिल्ली के द्वारा। नया कैपिटल सिटी का जो नाम अमरावती जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये एंशियंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट थी। ये लिख लेना भैया, अमरावती एंशियंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि बुद्धिज्म के लिए जानी जाती है। और अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं अमरावती की, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना 90% से ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो लिख लेना, लेट 18 सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिलते हैं राजा वेस्सर रेड्डी नायडू, राजा वेस्सर रेड्डी नायडू। तो ये बेसिकली हम लोग को आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे थे कि कुछ बिल्डिंग मटेरियल जो है वो ढूंढ रहे थे, राइट, मतलब डेवलपमेंट के पर्पस के लिए। और फिर वहां पर इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइमस्टोन के पिलर्स और पैनल जो है वो मिल जाते हैं, यानी कि खंबे और पैनल वाले एक टीले की भी इन्होंने जो है वो खोज करी थी जो चूना पत्थर का जो है वो बना हुआ था, क्योंकि इनको मटेरियल चाहिए था बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। जब ये उस मटेरियल के लिए घूम रहे थे तो उनको एक टीला मिल गया। इनिशियली उनको नहीं पता था कि भाई वो क्या है, उन्होंने जो है वो उपयोग किए इसके पत्थर, स्टीले के पत्थर अपने घर बनाने के लिए, राइट। और फिर गांव का नाम जो है वो अमरावती जो है वो रख दिया गया। सिस्टमैटिकली डिस्ट्रक्शन हम लोग को इन चीजों का देखने को मिला 1816 तक चला, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, साइट्स है, उनको ब्रिटिशर्स ने जो है पक्की ईंटों के लिए तोड़ नहीं दिया था, याद आ रहा होगा आपको। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज जो है वो हो रही थी। फिर इस समय पर एक कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, ये पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये भी लिख लेना आप। उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि अरे भैया इसका तो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, क्या कर रहे हो तुम लोग। ऑल तो मैकेंजी का प्रयास जो था वो इन्वेस्टिगेट करने का इस स्थल को, यानी कि इस रूइन को, यानी कि खंडर जो था उसको, उसके कारण और डिस्ट्रक्शन हो गया। मतलब वो खोज करने, पता लगाने के लिए आए थे, पता लगाने के लिए वो और तोड़ते गए, राइट। और फिर बाद में जाकर ये क्लैरिटी मिलती है कि अरे यहाँ पे तो अमरावती स्तूप था। तो ये स्तूप जो है वो हुआ करता था, जो बुद्धिज्म के अंदर स्तूप होते हैं ना, वो हुआ करता था, उसको इन लोगों ने जो है वो तोड़ दिया। फिर 2015 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम नई कैपिटल बनाएंगे आंध्र प्रदेश की, जिसका नाम रखेंगे अमरावती। और ये नाम बिल्कुल एंशियंट बुद्धिस्ट साइट से ही जो है वो लिया गया है।
और सिटी जो है ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि सिंगापुर के मॉडल के ऊपर जो है वो तैयार की जा रही है, तो ये वाली फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और फिर सिटी का डेवलपमेंट जो है वो रिसेंटली तेज जो है वो हो गया है, राइट। फिर इसके अलावा अमरावती और आंध्र बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो बुद्धिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 5th सेंचुरी बीसीई में मगध में, प्रेजेंट डे बिहार के अंदर, आप सभी लोग जो है वो जानते ही हैं, राइट। भगवान बुद्ध को बुद्ध जो है वो कहाँ से कहलाना शुरू कर दिया गया, यानी कि सिद्धार्थ को बुद्ध जो है वो कहाँ से कहना शुरू कर दिया, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर 3rd सेंचुरी बीसीई में बुद्धिज्म जो है वो कृष्णा रिवर वैली से होते हुए आंध्र प्रदेश में हम लोग को देखने को मिलता है कि एंटर करता है। जो शासक अशोक जो था उसके इंस्क्रिप्शन में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि अशोक ने भी बुद्धिज्म को जो है वो स्प्रेड किया है, बुद्धिज्म को जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। अशोक ने फिर अपनी धम्म की नीति जो है बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी नीति थी, स्ट्रेटेजिक नीति थी। हालांकि वही नीति थी जिसके कारण अशोक के बाद एम्पायर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो बोलते हैं ना कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके टूटने की सबसे बड़ी एक वजह जो थी वो धम्म थी, तो उसको एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बट एक्चुअल में धम्म सबसे बेस्ट पॉलिसी थी अशोक की, बट वही एक वजह बन गई इस एम्पायर को जो है वो डुबाने की। अब वो क्यों वजह बनी, क्योंकि आने वाले शासक धम्म के एक्चुअल जो चीज थी, यानी कि जो धम्म क्यों बनाया गया था उसको समझ नहीं पाए थे। और यही सब चीजें हम जीएस में आपकी कवर जो है वो करवाते हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो आना शुरू हो गए, बुद्धिस्ट संत वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो आना शुरू हो गए। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसीई में हम लोग को देखने को मिली यहाँ पर, राइट। ये रीजन जो है यहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो 6th सेंचुरी तक बढ़ता गया, राइट। और 3rd सेंचुरी सीई तक हम लोग को देखने को मिला, यानी कि 600 सालों तक यहाँ पर बुद्धिज्म जोरों शोरों से जो है वो फैलना शुरू हुआ। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, सलीहुंडम, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि बुद्धिज्म जो है वो 14th सेंचुरी तक जो है वो चलता रहा। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में साउथ इंडिया में आंध्र बुद्धिज्म जो है उसको मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन और वॉन्डरिंग मॉन्क्स, यानी कि घूमने वाले जो संत जो होते हैं ना, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। ये बॉटम अप पैट्रोनेज मॉडल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था कि उसके फैलाने को लेकर, क्योंकि देखो बुद्धिज्म ने जो है वो टारगेट किया था किन लोगों को, उन लोगों को जो लोग पीड़ित थे हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस के कारण, क्योंकि वेद सिस्टम के अंदर हम लोग को देखने को मिला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब पावर क्षत्रिय को भी चाहिए थी, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, तो क्षत्रिय चाह रहे थे कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्षत्रिय चाह रहे थे हमें ही पावर चाहिए, राइट। और उसके नीचे की बात करें वैश्य और शूद्र की, तो इनको कभी भी जो है वो पावरफुल पोजीशन जो है वो मिल नहीं पाती थी। तो इन्होंने जो है ये इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने सोचा कि हम नए रिलीजन पर जाते हैं जहां पर हम लोग को इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो मिलेगी, और जो कि बुद्धिज्म ने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। फिर लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि मेगालिथिक बरियल्स और वर्शिप ऑफ डीटीज लाइक गॉडेस एंड नागास वर इंटीग्रेटेड इनटू बुद्धिस्ट प्रैक्टिस, इलस्ट्रेटिंग एन यूनिक एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म इन आंध्र। तो हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पर भी फिर मूर्ति पूजा जो है वो शुरू हो गई, और भी काफी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो गई। और आपको पता है कि आगे चल के बुद्धिज्म के अंदर भी तंत्रिज्म हम लोग को जो है वो देखने को मिला, तांत्रिक एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो गई थी, राइट। फिर अमरावती की बात करें तो अमरावती जो है वो जाना जाता है कि यहाँ पर महायान बुद्धिज्म जो है उसका बर्थ प्लेस हुआ। मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ हीन यान और महायान में क्या डिफरेंस है। हीन यान और महायान, ग्रेटर व्हीकल और लेसर व्हीकल, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। आचार्य नागार्जुन जो है ये महायान फिलॉसफी के लिए जो है वो जाने जाते हैं, अमरावती में रहते थे और इन्होंने माध्यमिक फिलॉसफी जो है वो डेवलप करी है। माध्यमिक फिलॉसफी, माध्यमिक दर्शन जो है वो इनके द्वारा तैयार किया गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इनका नाम आचार्य नागार्जुन। फिर ये डेवलपमेंट जो है उसमें भी हम लोग को देखने को मिला कि बुद्धिस्ट की प्रैक्टिस में एक शिफ्ट आया है, जहां पर महायान बुद्धिज्म जो है वो साउथ एशिया में और उसके बियॉन्ड जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल स्टडीज के अंदर स्टार्ट ही होता है इस तरीके से टॉपिक्स, जब मेडिवल के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो ऐसे ही टॉपिक गंधार एक हम लोग को स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो देखने को मिलता है, एक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स देखने को मिलता है, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स देखने को मिलता है। ये तीन हम लोग को स्कूल ऑफ आर्ट्स नजर आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, अमरावती, गंधार और मथुरा। सो अमरावती स्तूप के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, यानी कि बहुत बड़ा स्तूप यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में दर्शाता है। और ये 3 प्राइमरी स्टाइल जो है, जो मैंने भी आपको बताया, मथुरा और गंधार के अलावा
ये एक अमरावती हम लोग को देखने को मिलता है जो आपको ध्यान में रखना है। ये स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये पोस्ट मौर्यन पीरियड के समय पर जो है वो उभर कर आता है। राइट, मौर्यंस के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि उभर कर आता है। और अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश का इनडिफरेंस था, क्योंकि देखो अर्ली, अब यार ये ब्रिटिशर्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहले थे इनिशियली, प्राइवेट सेक्टर, इनका तो ऑब्जेक्टिव ये था कि भाड़ में ये हम लोग को क्या करना है, हेरिटेज वेरिटेज से पैसा कमाओ। फिर जब ब्रिटिश क्वीन जो है वो आती है, मतलब एक्चुअल ब्रिटिश क्राउन की अगर मैं बात करूं 1857 के बाद, वो जब ब्रिटिश क्राउन जो है वो यहाँ पर आकर स्टैब्लिश होता है तो उसने मेनली फोकस किया इंडिया की हिस्ट्री को समझने के लिए। राइट, जब तक गवर्नमेंट नहीं आई तब तक जब जब तक प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड चल रहा था, इन्होंने दम से जो है, हाँ रिसर्च करने पर इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे काफी ऑफिसर्स ने, बट एक्चुअल उस पर काम जो है वो नहीं किया, क्योंकि उनका मतलब तो ये था कि भाई क्यों हम फालतू चीजों पर काम करें, अपने पैसे कमाने में अगर काम करें, है ना। देखो लिखा भी है 1845 पे हम लोग को देखने को मिला कि कुछ ऑफिशियल्स थे जैसे कि वॉल्टर एलियट resulted in the removal of sculptures to locations such as Madras, London and Calcutta, contributing to stoop decline। तो इससे पहले के लोग जो थे वो यहाँ पर तोड़ा फोड़ी कर रहे थे और अपने पास ले जा रहे थे, बोल रहे थे हम अपने घर पे लेके जाएंगे इस चीज को। अब क्या क्या मेन फीचर्स हम लोग को अमरावती कला का देखने को मिलता है, तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये बेसिकली अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल सेंटर्स हैं। ये आर्ट जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है कि त्रिभंग पोस्चर जो है, अब देखो अलग अलग पोस्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो बुद्धिज्म के अंदर जो है वो यूज किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध जो होते हैं ना उनके अलग अलग पोस्चर, जैसे कि बैठे हुए वाली उनकी एक मुद्रा होती है, एक धरती को स्पर्श करने वाली उनकी मुद्रा होती है। राइट, तो ऐसी अलग अलग मुद्राएं हैं, वो भी आपको थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता है। तो अब देखो इसका यहाँ पर त्रिबांग करके एक पोस्चर हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, थ्री बैंड्स इन बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग को थ्री बैंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, त्रिभंग। राइट, और ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। राइट, प्राइमरली ये पलनाद मार्बल से जो है वो निकाला गया था, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में जो है वो पूरी जानकारी मिलती है, जातक कथाएं हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है कि गुदी हुई हैं दीवारों पर। राइट, अच्छा अब जो ये अमरावती में जो भगवान बुद्ध है उनका जो स्ट्रक्चर बना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके बाएं कंधे पर एक वस्त्र है और अभय जो निर्भयता का इशारा देता है। राइट, तो और फिर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में दोहराया जाने वाला एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व जो है वो बन गया है। यानी कि अब इस प्रकार की इमेज उनके बाएं कंधे पर जो है वो वस्त्र की बारे में बात करें, लेफ्ट शोल्डर पर एक रोब हम लोग को वस्त्र देखने को मिलता है। अभय जेस्चर में यानी कि फियरलेस जेस्चर में जो है वो उनका एक एक हाथ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज दर्शा रहा है कि भाई कि डर से जो है वो आपको ऊपर उठना है। दूसरा, ये सेम फिगर्स फिर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट बन गए, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर जो है फिर इसके बाद से देखने को मिलना शुरू हो गए। बट आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या वजह थी जिसके कारण आंध्र प्रदेश से बुद्धिज्म जो है वो खत्म हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स जो है बुलेट तरीके से लिख सकते हो। वैसे तो ये पॉइंट्स जनरल स्टडीज की क्लासेस में ऑलरेडी कवर किए जा चुके होंगे, अगर आपने जीएस की क्लासेस ली हैं तो। नहीं लिए अभी तक तो कोई बात नहीं, लोग हैं तो कवर करवा दिए जाएंगे। तो क्या अब, और जिन्होंने ले ली है जीएस की क्लास उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जीएस की क्लास में हो जाएगा ये पूरा। जिन्होंने नहीं लिया वो आप लिख सकते हो। क्या क्या कारण हम लोग को देखने को मिलता है जिसके कारण से बुद्धिज्म जो है वो खत्म हुआ आंध्र प्रदेश से। एक तो शैविज्म, वहां पर शैविज्म जो है वो बढ़ गया। देखो यार ये उस समय की बात है जिस समय भक्ति मूवमेंट जो है वो इंडिया के अंदर शुरू हो गया था बुद्धिज्म के द्वारा, हिंदुइज्म के द्वारा। क्योंकि जब हिंदुइज्म को पता लगा कि उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो उन्होंने भी इक्वलिटी की प्रैक्टिसेस जो है वो करवाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि 7th सेंचुरी सीई में चाइनीज ट्रेवलर ने ऑब्जर्व किया कि शिव जी के मंदिर जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गए और बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो घटना शुरू हो गए। फिर इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन आया, अर्बनाइजेशन पैटर्न हम लोग को जो है वो देखने को मिला, जिसके चलते ज्यादातर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियली बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। 4th सेंचुरी सीई तक हम लोग को इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो देखने को मिला कि उसमें डिक्लाइन जो है हो गया। और अब देखो इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे कोई भी चीज जो है वो आगे ग्रो कर पाएगी, नहीं ग्रो कर पाएगी। और इसलिए मैंने आपको परसों की क्लास में भी बोला था कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करो, जितना हो सके उतना अपने आप को जो है वो सेविंग्स करो, अपने आप को जो है मजबूत बनाओ पैसों में, क्योंकि जब जेब में होता है पैसा तब लोग पूछते हैं तू है कैसा। पैसा है तो बड़ी 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 बात है, वो गाना है ना फर्जी का, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो गालियां भी सारे लोग खाते हैं। ये बात सच है।
पैसा पड़ा रहता है जेब में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी। पैसे पर फोकस करना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे यार सिर्फ़ पैसा-पैसा क्यों करते रहते हो? नहीं भाई, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप खुद ऑब्ज़र्व करना, जब पैसा होता है तब लोग इज़्ज़त करते हैं, पैसा नहीं होता तो घंटा कोई इज़्ज़त नहीं करता। अब कोलोनियलिज़्म जब आता है, जब उपनिवेशवाद हम लोग को देखने को मिला, तो इस समय अमरावती साइट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इनको पक्की ईंटें चाहिए थी, मिल गई इनको भैया। इनने बोला कि ये साइट्स तोड़ो, किसी काम की नहीं है, हम अपना रेलवे ट्रैक्स बनाएँगे, अपनी बिल्डिंग्स बनाएँगे, एक्स वाई ज़ेड। काफ़ी सारे स्कल्पचर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मूर्तियाँ जो देखने को मिलती हैं, उनको हटा दिया गया। उनको बहुत सारी लोकेशंस भेज दिया गया। ब्रिटिश म्यूज़ियम में भेज दिया गया, बोला कि हम अपने पास रखेंगे इसको, अच्छी लग रही है। फिर इसके अलावा हम लोग को आज की डेट की बात करें तो जो भी हम लोग को मूर्तियाँ देखने को मिलती है अमरावती की, जो ग्लोबल म्यूज़ियम्स के अंदर है, जैसे कि ब्रिटिश म्यूज़ियम, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आज की डेट में इनकी मूर्तियाँ जो है वो मौजूद है। इंडियन म्यूज़ियम्स की बात करें, गवर्नमेंट म्यूज़ियम चेन्नई के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर भी अमरावती आर्ट की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने चोरी की गई अमरावती स्टाइल स्कल्पचर को जो है वो वापस किया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके अलावा हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से रिपाट्रिशन के एफर्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपाट्रिशन को प्रत्यावर्तन, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे चुरा के आप लोग ले गए हो, यानी कि फॉरेनर्स लोग, वो वापस करो भाई। तो ये नहीं किया जा रहा है आज की डेट में, राइट? तो इसको करने की आवश्यकता है और हम लोग को जो है वो अमरावती को रिवाइव करने की आवश्यकता है। नए-नए मतलब, और अभी तो हो ही रहा है, अब तो नई सिटी सिंगापुर के मॉडल के ऊपर जो बनेगी, तो इसमें अमरावती के कल्चर पर भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जाएगा। इसलिए 15,000 करोड़ रुपए सिटी के डेवलपमेंट के लिए लगाने की बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो एग्ज़ामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 90 टू 95% चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा इस बार। गाइस, यहाँ पर बात हो रही है मिनरल रॉयल्टीज के बारे में, खनिज रॉयल्टी के बारे में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अपना डिसीजन दिया है, जिसमें उन्होंने मिनरल राइट्स पर टैक्सेशन की बात करी है, यानी कि खनिज अधिकारों के कराधान के संबंध में जो है वो बात करी है। और जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1989 का जो फैसला था, उसको इन्होंने जो है वो पलटा है। तो ये क्या है पूरी कहानी, तो इसको हम लोग समझते हैं, और 1989 का फैसला क्या है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ लिखने की होगी वो मैं बोलूँगा ये लिखना, बाकी हर चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये डिसीजन जो है वो रीडिफाइन कर रहा है कि सेंट्रल और गवर्नमेंट का क्या रोल होगा मिनरल्स के टैक्सेशन को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा। सो ये केस जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बताएगा कि भाई टैक्सेस और रॉयल्टीज़ के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और इसके अलावा एक फेडरल बैलेंस क्रिएट करेगा, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है ये एक फेडरल बैलेंस, संघीय संतुलन जो है वो बना के रखने की कोशिश करेगा। और मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खनिज के विकास के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले ये ध्यान समझो कि 1989 का केस क्या था। तो 7 जजेस की बेंच हम लोग को देखने को मिली। देखो केस किससे रिलेटेड है ये तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मिनरल्स, जो खनिज होते हैं, तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको होगा, किसके पास टैक्स जाएगा, और रॉयल्टी किसके पास जाएगी। रॉयल्टी मतलब समझते हो ना कि रॉयल्टी क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये मेरा एक लेक्चर है, अब ये लेक्चर कोई और अगर यूज करे, राइट, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर ये लेक्चर अपलोड हो, तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए किसको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, राइट। और फिर उसके बाद फिर वो लेक्चर अगर पेड कर दे, तो कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। और पेड के बाद जो भी इनकम प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट मतलब टैक्स, मान लो आप इस तरीके समझो, तो जो भी उससे वो कमाई करेगा वो सामने वाले व्यक्ति के पास जाएगा। तो ये ये डिफरेंस कि रॉयल्टी किसके पास आएगी और टैक्सेशन का लाभ जो है वो कौन उठाएगा, इसको लेकर पूरा मामला चला था। 1989 में 7 जजेस की बेंच जो है वो बैठी थी। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और एंट्री 54 जो यूनियन लिस्ट थी, उसको जो है वो यहाँ पर चैलेंज जो है वो किया गया था। ठीक है। अब स्टेट जो है उनके पास बहुत ही कम कंट्रोल था, या बहुत ही कम आप कह सकते हो कि पावर्स थी रॉयल्टीज कलेक्ट करने की। उनको कह दिया गया था कि आप जो है वो किसी प्रकार से मिनरल्स के अधिकार के ऊपर जो है वो टैक्सेस नहीं लगाओगे, एडिशनल टैक्सेस इंपोज नहीं करोगे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा अपने कब्जे में जो है वो कर ली थी रॉयल्टी भी और टैक्सेस का अधिकार भी।
और बहुत ही कम रॉयल्टी जो है वो दी जाती थी राज्य सरकार को। फिर ये डिसीजन जो है वो सामने नजर आता है कि रॉयल्टी जो है वो कैसे क्लासिफाई करेंगे, राइट, एक टैक्स के फॉर्म पे। तो स्टेट्स को जो है वो स्टेट्स की एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि स्टेट जो है वो आगे चल के और सेस जो है वो नहीं लगाएगी किसी भी प्रकार का, राइट, उपकर जो है वो नहीं लगाएगी किसी भी प्रकार का। मतलब कुल मिलाकर 1989 में पूरी पावर जो है वो दे दी गई किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। अब 2004 में 5 जजेस की बेंच बैठती है, जिसने फिर अगेन कुछ एरर्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया 1989 के ऑर्डर्स में जो हम लोग को देखने को मिले थे, और ये कहा कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है, रॉयल्टी डिफरेंट होगी टैक्सेस से। फिर इसके अलावा आज की डेट में हम लोग को 9 जजेस की बेंच जो है वो देखने को मिल रही है, जो रिव्यू कर रही है पूरे मुद्दे को। तो 1989 का जो केस था या जजमेंट था, उसको जो है वो पलट दिया है अभी रिसेंटली। सो 9 जजेस की बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी, जिसने जो है वो 1989 का जजमेंट जो है वो दिया था, जिसने क्लासिफाई किया था कि रॉयल्टीज एज अ टैक्स के तौर पर इनकरेक्ट है, राइट। और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अथॉरिटी जो है टैक्स को इंपोज करने की मिनरल्स के अधिकार के ऊपर वो स्टेट्स के पास रहेगी, वाइल पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोज कर सकती है लिमिटेशन, जिससे कि मिनरल्स के डेवलपमेंट पर ऑब्स्ट्रक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। यानी कि सिंपल शब्दों में पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब इस तरीके समझो आप, अभी कोर्ट ने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो सिर्फ जो है वो रोक सकती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल की स्टेट गवर्नमेंट अगर ज्यादा टैक्स लगा रही है तो उसके बीच में बैरियर बनकर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है, बट पूरा अधिकार जो है वो टैक्स इंपोज करने का मिनरल्स के ऊपर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो चला गया है। अब कोर्ट ने जो है वो ये कहा कि पावर जो है मिनरल्स राइट के ऊपर, देखो ये लिखा है ना कि पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स इज अ स्टेट प्रेरोगेटिव, जो कि एंट्री 50 जो है वो लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट की हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें मेंशन्ड है, जो कि मिनरल्स के अधिकार के बारे में जो है वो कहता है। तो अभी कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई मिनरल्स के ऊपर जो है वो राज्य का ही जो है वो अधिकार है। क्लियर, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है और आएगा, ये आएगा कि मिनरल्स राइट जो है यानी कि खनिज अधिकार जो है वो किस कैटेगरी में आता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल की किस लिस्ट के अंदर आता है। तो आपको ध्यान में रखना है लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये आता है। बात समझ में आई यहां तक। अब नेक्स्ट, पार्लियामेंट का रोल जो है वो क्या है, तो वो सिर्फ स्टेट के टैक्सेस जो होते हैं उस पर थोड़ी सी बाधा डाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई इससे ऊपर आप टैक्स नहीं लगाओगे, बट वो मिनरल्स के अधिकार के ऊपर उनका कोई भी, मतलब मिनरल्स राइट जो है उसके ऊपर उनकी कोई भी पावर जो है वो नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि मिनरल डेवलपमेंट जो है उसको किसी प्रकार से स्टेट जो है वो टैक्सेस के थ्रू जो है वो हिंडर नहीं कर सकती, टैक्सेस के थ्रू कम नहीं कर सकती। मतलब अगर मिनरल्स के डेवलपमेंट के ऊपर अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाओगे तो मिनरल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, यस बोलो हाँ या ना। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आकर जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है, बाकी इसके अलावा पूरा अधिकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो, कुछ जजेस इससे खुश नहीं थे। अब जो एक असहमत न्यायाधीश ने यह चिंता व्यक्त करी, ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है कि राज्य को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की अनुमति देने से भूमि और इमारतों पर कर लगाने के प्रयास हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से संघीय प्रणाली अस्थिर जो है वो हो सकती है। मतलब एक जज ये कह रहे हैं कि भाई सेंटर और स्टेट के रिलेशन इसमें खराब हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर आप एक तरफ जो है वो राज्यों को दे रहे हो एक पावर कि आप मिनरल्स के ऊपर, खनिज के ऊपर अधिकार जो होगा कर लगाने का, टैक्स लगाने का, वो राज्यों के पास होगा, तो राज्य जो है वो ये भी अटेम्प्ट करेगी कि वो जमीन पर, लैंड पर जो है वो और बिल्डिंग्स पर जो है वो टैक्स जो है वो लगाए। इसके परिणाम स्वरूप खनिज मूल्य निर्धारण और विकास में एक रूपता टूट सकती है। एक हम लोग को यूनिफॉर्मिटी जो है वो मिनरल्स की प्राइस के ऊपर और उसके डेवलपमेंट के ऊपर देखने को मिल सकता है कि ब्रेकडाउन जो है वो हो सकती है। और इससे जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो ये आर्थिक व्यवधान हम लोग को देखने को मिलता है, जो ये हम लोग को इकोनॉमिक डिसरप्शन जो आगे चल के देखने को मिलेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए पार्लियामेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है, उसका हस्तक्षेप जो है वो जरूरी है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। हालांकि इसमें इतना कुछ, एक ही जज की ये असहमति हम लोग को देखने को मिली थी, बाकी सभी लोग सहमत थे कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है ये मिनरल्स के ऊपर जो है वो, खनिज के ऊपर जो अधिकार होते हैं उसकी पावर जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट, अब देखो रॉयल्टी और टैक्स में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। अब ये चीज आप समझो, टैक्स तो आप सभी लोग को पता है कि कर जो है वो क्या होता है, मुझे आप लोग को अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना। अब रॉयल्टी समझो आप,
रॉयल्टी इज डिस्क्राइब्ड एज कंपनसेशन for the rights and privileges associated with mineral exploitation typically arising from contractual agreement between parties। वही जो मैंने अभी आपको बोला कि जैसे कि हमारे इस लेक्चर को अगर कोई और यूज करते हैं, राइट, और किसी और को बेचते हैं कि दूसरे कस्टमर्स को बेचते हैं, तो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि भाई कितना परसेंटेज का शेयर जो है वो प्रॉफिट का वो हमें मिलेगा। सेम वैसे ही रॉयल्टी भी सेम वैसी ही चीज है, मतलब वही है, रॉयल्टी का मतलब ही ये होता है देखो कि खनिज शोषण से जुड़े यानी कि मिनरल एक्सप्लॉइटेशन से जुड़े जो अधिकार होते हैं और विशेष अधिकार होते हैं, इसके मुआवजे के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि अगर कोई और एक्सप्लॉइट करता है मिनरल्स को तो उसका एक पोर्शन जो है वो मिलेगा गवर्नमेंट को। इट इज डायरेक्टली लिंक टू स्पेसिफिक बेनिफिट और प्रिविलेजेस कन्फर्ड अपॉन द गारंटी एंड इज नॉट कंसिडर्ड एज जनरल टैक्स। तो ये गारंटी होती है कि भाई इतना प्रॉफिट तो मिलना ही है, टैक्स नहीं है। अब टैक्स तो आपको ऑलरेडी पता है कानूनी दायरे में जो है वो आता है। इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसा बेनिफिट या प्रिविलेज जो है वो मेंशन नहीं रहता। वो तो बिल्कुल अब कोई परसेंटेज थोड़ा होता कि भाई इतनी कमाई करोगे तो इतना टैक्स आपको देना, नहीं, राइट। आपको तो एक पर्टिकुलर टैक्स जमीन पर जो है भरना ही है, राइट। उसमें कितना मिनरल्स लगे कितना नहीं निकले उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी पेमेंट हम लोग को देखने को मिलती है और कोई भी इंडिविजुअल एडवांटेज या बेनिफिट से रिलेटेड नहीं होती कि भाई आपका लॉस हो रहा है या आपका प्रॉफिट हो रहा है, उससे मतलब नहीं। एक पर्टिकुलर पोर्शन तो सरकार के पास जाएगा, मतलब जाएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर दूं तो हम लोग को ये चीज समझ में आ रही है, आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो लिख भी लो कि हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि अभी जो डिसाइड हुआ है वो ये डिसाइड हुआ है कि एंट्री 50 लिस्ट 2, एंट्री 50 भी ध्यान में रख लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के अंदर आती है। इसमें लिखा है कि मिनरल्स राइट जो है, राइट, खनिज अधिकार जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बस ये लिख लो आप, बस। और इसी चीज को जो है वो रखा गया है और स्टेट ही जो है वो मिनरल्स के अधिकार के ऊपर जो है वो टैक्स इंपोज करेगी और पार्लियामेंट के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो बैरियर्स क्रिएट कर सकती है, इंटरफियर कर सकती है रोकने के लिए, राइट, और ये इंश्योर करने के लिए कि मिनरल्स का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एक हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया का जो माइनिंग सेक्टर जो है, भारत का जो खनन क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कानून जो है वो लाया गया है 1957 का, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि खनिज जो है उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना और इंश्योर करना कि हर एक चीज जो है वो ट्रांसपेरेंसी में देखने को मिले, पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित रहे। इस कानून के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स देखने को मिले हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जितनी भी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस हैं, नियंत्रित करने की जो प्रैक्टिसेस हम लोग को देखने को मिलती है वो बेटर होती जाए और जितनी भी चुनौतियां जो बीच में आई वो उसको हटाते जाओ। अब 2015 में एक अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिला था जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया ऑक्शनिंग मेथड, जो बोली लगाने वाला मेथड हम लोग को देखने को मिलता है ना, और इसको स्टैब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, राइट, और स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज जो है वो लगाई गई इलीगल माइनिंग्स के ऊपर। फिर 2016 और 2020 में भी अमेंडमेंट आया जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व किया गया। 2021 के अमेंडमेंट के अंदर जो कैप्टिव और मर्चेंट माइंस जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है उसमें बेसिकली डिफरेंशिएशन जो है वो किया गया कि क्या होती है कैप्टिव माइन, क्या होती है मर्चेंट माइन। इंश्योर किया गया कि ऑक्शन ओनली कंसेशन जो है वो लाया जाए कि सिर्फ जो भी होगा बोली के थ्रू ही होगा, ऑक्शनिंग के थ्रू ही होगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट। ओपन मार्केट में आप मिनरल्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हो। 2023 में अमेंडमेंट लेकर आया गया, राइट, जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसे मिनरल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, राइट, तो उसके एक्सप्लोरेशन और उसके एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना है, राइट। ये 2023 का लेटेस्ट अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिला था। अब करंट सिनेरियो क्या है माइनिंग सेक्टर का इंडिया के अंदर, तो स्टील और कोल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर आता है स्टील और कोल प्रोडक्शन के मामले पर। फिर स्टील और कोल प्रोडक्शन में हम लोग को एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर हम बात करें तो 12.68% तक ग्रो कर गया है स्टील सेक्टर, और कोल का प्रोडक्शन जो है वो जून 2024 तक 14.49% तक ग्रो जो है वो किया है। फिर इसके अलावा इंडिया का मिनरल प्रोडक्शन में हम लोग को 8.2% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है स्टील और माइनिंग सेक्टर के अंदर ये भी शामिल किया गया है जिसके थ्रू इस इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो इस पूरे टॉपिक की, तो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट डिसीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है इसमें दोबारा से
डिफाइन कर दिया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा मिनरल्स के टैक्सेशन के ऊपर, राइट, खनिज कराधान के ऊपर। और इसमें ये बोल दिया कि स्टेट जो है वो टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर सकती है और पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए ही इंटरफियर कर सकती है, बाकी और किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रिलेटेड है। अब देखो रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड क्रॉप्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो जीएम, जो सरसों की फसल है, तो उन पर अपना ऑर्डर जो है वो दिया है। और केंद्र सरकार का 2022 का डिसीजन था जिसके थ्रू ये कहा गया था कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है, सरसों जो है, उसको जो है वो आप रिलीज करो। यार पता है ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ये आप, अच्छा ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ट्रांसजेनिक हाइब्रिड DMH11, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, DMH11। तो क्वेश्चन आ सकता है, आ जाते हैं ना कभी कभी, ये भी न्यूज में था, बताया किससे रिलेटेड है। तो ये मस्टर्ड है, सरसों है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी का, केंद्र सरकार ने बोला था कि इसको रिलीज करो। अब सबसे बड़ी चिंता जो एनवायरमेंटलिस्ट व्यक्त करते हैं, और एक्चुअल में जो चिंता है कि ये देखो, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इनको हमने जो है वो जानबूझकर चेंज किया है, इनके जीन्स पे चेंजेस लेकर आए हैं। तो जब इनमें हम लोग आर्टिफिशियली चेंज करते हैं इनकी चीजों को, तो हो सकता है कि इवोल्यूशन, क्योंकि हर एक चीज इवॉल्व होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई जैसे इंसान जो है वो एक टाइम पर इंसान की पूंछ हुआ करती थी, अर्ली मैंस की अगर मैं बात करूं, और पुरानी समय की बात करूं, फिर धीरे धीरे करके हम जो है वो आज की डेट में मॉडर्न फॉर्म में आए हैं। और भी हमारे अंदर चेंजेस होते जाएंगे, तो हम और आने वाले 1000 सालों में और कुछ अलग टाइप के जो है वो दिखने लगे। कौन सी, यस और नो? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनवायरमेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इवोल्यूशन होता है। अब सोचो आपने एक पर्टिकुलर क्रॉप को मॉडिफाई कर दिया और उसके अंदर कोई अगर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई 200, 250, 500 सालों के रिकॉर्ड तो है नहीं इस प्लांट्स के। तो अगर उसका इवोल्यूशन हो जाता है और वो अगर आने वाले समय में एक इन्वेजिव क्रॉप बन गया, आक्रामक प्रजाति बन गया, तो हो सकता है कि वो मिट्टी खराब कर दे, मिट्टी को बंजर कर दे, आसपास के जितने भी जो फसल है उनको खराब कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये एक बड़ी चिंता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रैक्टिस में लाने की। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रेफर किया है केस 3 जजेस की बेंच को, और काफी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है वो हाईलाइट करने की बात की है, और फ्यूचर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा इंडिया में, उसकी बात करेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखो बात ध्यान समझना, जुलाई 23 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट जो है वो दिया, जिसमें जो है वो ये कहा कि केंद्र सरकार का 2022 का जो डिसीजन है, जिसके थ्रू केंद्र सरकार बोल रही है कि आप अप्रूव कर दो ये सरसों की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी को। और ये वर्डिक्ट जो है ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये बोल रही है कि भैया देखो, अभी प्रॉपर तरीके से आपके पास ना पॉलिसी है, ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है, मतलब आप इसको किस तरीके से नियंत्रित करोगे, तो उसके आपके पास रूल्स रेगुलेशंस अभी तक नहीं है, तो अभी इसको स्टॉप करो। तो खंडित किया, ये खंडित निर्णय है, राइट। नेक्स्ट रोल जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का क्या होगा, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिए। ये लिख लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, लिख लो आप। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, और कमेटी मतलब समिति। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है, कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के अंदर आती है। लिख लो ये 3 पॉइंट्स। इसने पहले रिकमेंड किया था कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, DMH11 की वैरायटी है, उसको रिलीज कर दो, यानी कि उसको आप यूज में लेकर आ जाओ। ये रिकमेंडेशन जो था वो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड था, तो इन्होंने बोला था कि भाई रिलीज कर दो। इंपॉर्टेंस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की जो है वो क्या है, तो इसको धार मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है वो कहा जाता है। DMH का फुल फॉर्म है धार मस्टर्ड हाइब्रिड 11, लिख लो आप, या धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये बेसिकली सरसों के कल्टीवेशन और सरसों का तेल जो है उसके प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करेगा, बढ़ा देगा यानी कि इसके प्रोडक्शन को तेजी से। नेक्स्ट रीजन जो है वो क्या है, क्यों भैया सरकार जो है वो मान नहीं रही है, तो जस्टिस नाग राथन ने ये आलोचना करी है कि जो ये डिसीजन दिया है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने, तो भाई
ये फॉरेन रिसर्च स्टडी के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने आर्ग्यू किया कि हम लोग जो है वो अपने इंडिया पर स्टडी जो है वो नहीं कर रहे हैं, देसी स्टाइल से आपने स्टडी नहीं करी क्रॉप्स की, आप तो फॉरेन स्टाइल पर क्रॉप को स्टडी कर रहे हो। यहाँ का एनवायरमेंट डिफरेंट है, फॉरेन कंट्री का एनवायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी अलग है, वहां की मिट्टी थोड़ी अलग होगी। कन्वर्सली जस्टिस करोल ने जो है वो ये कहा कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं, जीईएसी जो है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मतलब एक जस्टिस बोल रहे हैं कि गलत है, एक बोल रहे हैं कि सही है, इन्होंने सपोर्ट किया। तो इस प्रकार से स्प्लिट डिसीजन हम लोग को देखने को मिला कि प्रॉपर निर्णय पे जो है वो नहीं आए हैं ये लोग। फिर नेशनल पॉलिसी को लेकर क्या डायरेक्शन है, तो दोनों ही जस्टिस ने ये एग्री किया कि हाँ भाई, हमें आज की डेट में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है, स्पेशली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि आप जो है वो अगले 4 महीने के अंदर जो है वो पॉलिसी तैयार करो, और पॉलिसी के अंदर सभी चीज कवर होनी चाहिए, रिसर्च, कल्टीवेशन, ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में हम बात करें तो डीएमएच, बताओ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी वीडियो को पॉज करके, डीएमएच का फुल फॉर्म क्या है? धारा मॉडिफाइड वैरायटी। तो आगे की जो है वो चर्चा करें तो हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बेसिकली किसका रिजल्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी है, यानी कि एक भारत की सरसों की एक वैरायटी किस्म हम लोग को देखने को मिलती है जिसका नाम है वरुणा, जो कि ईस्टर्न यूरोपियन वैरायटी अर्ली हीरा 2 के साथ, अर्ली हीरा 2 के साथ जो है वो इसको हाइब्रिड किया गया, यानी कि दोनों वैरायटीज के को एक एक तीसरी वैरायटी जो है बनाई गई, यानी कि दो वैरायटीज को मिलाकर तीसरी वैरायटी बनाई गई है। इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इससे उपज जो है वो ईल्ड जो है वो बढ़ जाएगी, राइट, और हर्बिसाइड टॉलरेंट जो है वो हो जाएंगे, यानी कि कीड़े मकोड़े जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे कि इसमें नहीं लगेंगे। हर्बिसाइड टॉलरेंट के बारे में हम बात करें तो इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वीड कंट्रोल के पर्पस के लिए, जो जंगली जो पौधे जो लग जाते हैं ना आसपास, तो उसको इंप्रूव करने के लिए और क्रॉप की उपज को जो है बढ़ाने के लिए। फिर ये ऑयल प्रोडक्शन में काफी हेल्प जो है वो करेगी। इंडिया ने 2021-22 में 116.5 लाख टन ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया था, बट फिर भी हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ गई 141.93 लाख टन। फिर ये बोला जा रहा है कि इस प्रकार की वैरायटी से हम लोग को हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फिर ये क्रॉप्स की जो उपज जो है वो बढ़ जाएगी 28% तक हम लोग को देखने को मिल रहा है। बस ये वाली फैक्ट्स है, ये फिगर आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है उनको बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं है। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है वो प्रमोट होगी। फिर इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा रहेगी, तो प्राइस जो है वो ऑयल के जो है वो कम हो जाएंगे, ये भी इसमें एक फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। बट कुछ चिंता है वो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी की, जो मैंने आपको एक चिंता व्यक्त करी कि भाई हमें नहीं पता कि ये किस प्रकार से जो है वो आगे फ्यूचर में जो है वो देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस ना डिस्टर्ब कर दे, राइट, परिस्थितिकी तंत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, इकोसिस्टम, तो उस पर इसका खराब प्रभाव पड़ सकता है। फूड सिक्योरिटी और हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न भी हम लोग को रिस्क देखने को मिल रहा है, राइट, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है उसके अंदर जो प्रोटीन्स है उस पर आपने आकलन नहीं किया कि वो किस प्रकार के प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करेगा, राइट, तो ये भी एक इशू है, कहीं है ह्यूमन की हेल्थ पर खतरा तो नहीं बनेगा। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर अगर हम निर्भरता अगर हमारी हो जाती है तो इसके कारण से बहुत सारी क्रॉप की डिजीज और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो भी जो है बढ़ सकता है, और इससे लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो जो देसी वैरायटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो एक्सटेंड हो गई, और इस क्रॉप के ऊपर हम लोग बेस्ड रहे और आने वाले समय में इसके अंदर कोई इवोल्यूशन हुआ तो पूरी गड़बड़ी जो है वो हो सकती है। एथिकल कंसर्न वही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है जेनेटिक चीजों से रिलेटेड, राइट। बस यही चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन है कि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो, स्टडी करो, राइट, ट्रांसपेरेंट रखो। वैसे तो अभी जेनेटिक मैं तो इसके खिलाफ रहता हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उस पर अभी इतनी तेजी से डिपेंडेंट हम लोग को जो है वो नहीं बनना चाहिए। अब आपका क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। अब इंडिया का जो गारमेंट सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है तो उस पर जो है वो काफी प्रॉब्लम्स अभी आज की डेट में नजर आ रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमी के लिए, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देखो ना यार, कपड़ा उद्योग जो हम लोग को देखने को मिलता है उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व है, राइट, और कंट्री की इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट और ह्यूज कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। बट अभी जो है वो इसका एक्सपोर्ट जो है वो गिर गया है, और क्यों एक्सपोर्ट जो है वो इसका गिरा है उसकी वजह हम लोग जो है वो समझेंगे। ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर ये इंटरनल जो कंपटीशन चल रहा है उसके कारण
एक्सटर्नल कंपटीशन की वजह से नहीं, इंटरनल कंपटीशन के कारण। तो ये पूरी खबर क्या है, आइए इसको समझते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो है उसने हाईलाइट किए काफी सारे मुद्दे, जिसके चलते ये जो गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारा है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। जिसमें एक तो हाई ट्रेड बैरियर्स इसमें मौजूद जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। प्रोड्यूसर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक पॉलिसीज प्रॉपर नहीं है। तो इन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट की वैल्यू एक तो गिर गई है। इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट जो है, जो 14.5 बिलियन यूएस डॉलर था 2023-2024 में, और ये 2013 और 14 में हुआ करता था 15 बिलियन यूएस डॉलर। सोचिए आप कितना, मतलब बढ़ने की जगह उल्टा घट गया है, इतने वो भी इतने सालों में। अगर मोटे तौर पर जब हम बात करें तो गारमेंट एक्सपोर्ट जो है वियतनाम और बांग्लादेश से ये बढ़ गया है। वियतनाम और बांग्लादेश जो है वो पूरा, यानी कि इंडियन मार्केट जो मतलब जो फॉरेन कंट्रीज को बेचता था, तो वो फॉरेन कंट्रीज का पूरा मार्केट जो है वो चला गया है वियतनाम और बांग्लादेश के पास। और डिक्लाइन के बावजूद भी चाइना जो है वो कंटिन्यूली ग्लोबल मार्केट में लीड कर रहा है। 114 बिलियन यूएस डॉलर गारमेंट एक्सपोर्ट उसका है। फिर ट्रेड बैरियर्स और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो उसका प्राइस है वो बढ़ गया। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो फाइनल प्रोडक्ट का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर कस्टम की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ट्रेड का प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करना हमें जरूरी है। लोकल सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल्स के मार्केट पर जो है वो कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, जैसे कि पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर, विस्कोस स्टेपल फाइबर, जो कि मतलब हमें देखने को मिलता है कि ये और एक्सपेंसिव डोमेस्टिक ऑप्शन की तरफ जो है वो लेकर जाता है, राइट। फिर रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में हम बात करें फैब्रिक इंपोर्ट्स के लिए, तो इसने भी जो है वो और इश्यूज जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो भाई जब आपके पास खुद ही रॉ मटेरियल जो है महंगे में मिलेगा, तो एक्सपोर्ट वाला प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट वाला प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसको लोग परचेज नहीं करेंगे, फिर दूसरी कंट्रीज के ऑप्शन जो है वो ढूंढेंगे, जो कि हो ही रहा है। वियतनाम और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारे एक्सपोर्ट घट गया। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2021 में जो है वो लाई गई थी, इसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया गारमेंट्स का और टेक्सटाइल्स का, 9.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया 2023 में। ये भी एक इशू है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट महंगा है तो लोग सोचते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो खरीद लो, सस्ता भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। और इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो 40% से भी कम हम लोग को उसमें सिंथेटिक फाइबर्स देखने को मिलता है। और ग्लोबल मार्केट जो है वो प्रेफर करती है क्लोथिंग जो कि मिक्स्ड सिंथेटिक से बनी हो। ये चीज हम लोग को इश्यूज देखने को मिल रहा है, यानी क्वालिटी का भी मेन इशू हम लोग को नजर आ रहा है। यूनियन बजट 2024-2025 में इंक्रीज कर दिया है टेक्सटाइल सेक्टर का एलोकेशन, बजट का एलोकेशन। ये बताया जा रहा है कि इसको 4,417.09 करोड़ जो है वो कर दिया है, जो कि बहुत ह्यूज जो है वो किया है। नेक्स्ट, इसने कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस करने की जो है बात की है, कि भाई अलग अलग प्रकार के लेदर और जो डाउन फाइलिंग मटेरियल जो होते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग में लाए जाते हैं, तो उसमें भाई कस्टम ड्यूटीज आप कम कर दो, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो सके और हम एक्सपोर्ट कर सकें। और अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्पॉन्सर करती है, तो ये भी अब इस इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करेगी और रिसर्च जो है वो करेगी इस पर कि क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी को कैसे अच्छा हम लोग करें। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को जो है वो अपग्रेड और अमेंड जो है वो किया जा रहा है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो मॉडिफाई किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए और बेहतर बनाया जाए। फिर स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस जो एक्सपोर्ट जो होते हैं गारमेंट्स और मेडअप्स के ऊपर, तो उसको जो है वो छूट जो है वो उसमें मिल सके एक्सपोर्टर्स को। फिर इसी प्रकार की रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये जो स्कीम भी जो है वो लाई जा रही है, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो छूट मिल सके। कपड़ा उद्योग में, उद्योग सेक्टर में वो एक्सपोर्ट करते हैं तो। फिर क्या क्या स्ट्रेटेजीज को लगाने की आवश्यकता है, तो हमें भैया देखो एक्सपोर्ट इस प्रकार से तैयार करना है, उस मतलब स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि जो ग्लोबल डिमांड जिसकी चल रही है, वैश्विक स्तर पर जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने पर काम करना है। मार्केट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज पर हम लोग को काम करने की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोग को और भी चीजों पर जो है वो काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि आगे की चर्चा करें, इम्प्रूव करना है जो परसीव वैल्यू इंडियन गारमेंट्स की इफेक्टिव ब्रांडिंग के थ्रू, सर्टिफिकेशन के थ्रू। तो प्रॉपर ब्रांडिंग करो, प्रॉपर सर्टिफिकेशन करो, क्योंकि ब्रांडिंग से जो है मार्केट में वैल्यू जो है वो डेवलप होती है, राइट। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की सख्त आवश्यकता हम लोग को देखने को मिल रही है। मॉडर्नाइज करो वीविंग को, फैब्रिक प्रोसेसिंग को, राइट। तो ये सब चीजें मार्केट जो है उसमें मैन मेड फाइबर्स गारमेंट जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाओ, जिसकी डिमांड आज की डेट में सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है कि चल रही है, राइट, ग्लोबल लेवल पर।
ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी का फायदा जो है वो उठाओ, ई कॉमर्स शिपमेंट पर फोकस जो है वो करो, राइट? तो ये चीज है, इन सब चीजों के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग जो है वो बेटर बना सकते हैं। अब बाल गंगाधर तिलक का जो टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। ये कोई न्यूज़ नहीं है, इसको मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, तो वीडियो को पॉज़ करके इसका आंसर दो कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 एंड 3। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। लाल बाल पाल, अभी अच्छा कुछ दिनों पहले मैंने ये भी तो पूछा था आपसे लाल बाल पाल के बारे में। तो इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को लाल बाल पाल की वो देखने को मिली थी। बाल गंगाधर तिलक जो है वो पार्ट है लाल बाल पाल के, ट्रायो के, और स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के, स्वराज के, राइट? तो इसमें पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है, ये बाल गंगाधर तिलक जो है वो पार्ट है लाल बाल पाल ट्रायो के, नोन फॉर एडवोकेटिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्वराज, सही तो है? हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है, तो बी कैसे होगा करेक्ट आंसर? गलत लिखा होगा इन लोगों ने। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रुक जाओ देख लेते हैं। तो तिलक और उनके एसोसिएट गोपाल गणेश आगरकर, ये इन्होंने को फाउंडेशन किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का 1884 में, और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था फर्गसन कॉलेज को एस्टैब्लिश करने में। हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा, सूरत स्प्लिट 1707 की थी, इट डिड नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी बट द डिवीजन। आपको सभी को पता है सूरत स्प्लिट में तो डिवीजन हुआ था। नहीं, नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो हुआ था। ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये गलत लिखा हुआ उन लोगों ने, तो उसको जो है वो थोड़ा-सा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नासा और इंडियन मिशन टू वीनस का हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। नासा का द विंसी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। द विंसी जो है वो किसका मिशन है? नासा का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये लॉन्च होगा 2029 तक। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वीनस को जो है वो स्टडी करना, शुक्र ग्रह को जो है वो स्टडी करना। फिर इसके अलावा इंडिया का शुक्रयान 1 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो फोकस कर रहा है वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के ऊपर। और वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट जो है वो स्पिन करता है, राइट? ईस्ट टू वेस्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। जनरली जो प्लैनेट जो होते हैं वेस्ट टू ईस्ट जो है वो स्पिन करते हैं, बट वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो स्पिन करता है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और नासा के दा विंसी से रिलेटेड और इंडिया के शुक्रयान 1 से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, वीनस को स्टडी करने से रिलेटेड। 150 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। तो चलिए गाइस, आज के बस यही टॉपिक्स थे, और आई एम सॉरी अब थोड़ा सा लेट आज लेक्चर अपलोड हुआ है। एक तो बड़ा भी लेक्चर था और थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब थी, इसलिए मुझे पॉज कर करके ये लेक्चर को बनाना पड़ रहा है। अभी भी जैसे थोड़ी सी बोलने में तकलीफ हो रही, गले में पेन है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और आप लोग भी बच के रहिएगा, बीमार किसी को नहीं पड़ना है। चलो, जय हिंद।